हेलो स्टूडेंट्स। अभी कुछ दिनों बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है नीट का। मुझे पता है आप सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होंगे, तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे की पॉइंट्स लेके आया हूँ जिससे आपका थोड़ा स्ट्रेस कम हो सके और आपको ये भी पता रहे कि आपको क्या करना है, क्या कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, सो दैट आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओ। और मेरा तो यही मानना है कि आप सब डॉक्टर्स बन पाओ और अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन ले पाओ। तो कुछ की पॉइंट्स जो मैं मेंशन करने वाला हूँ वो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो गलतियाँ अगर आप उन सबको अवॉइड करते हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदे वाली बात है। क्योंकि एग्ज़ाम के ड्यूरिंग कोई भी बच्चा बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाता है और लास्ट डे में ही वो ऐसी गलतियां करता है जिससे वो अपनी एफिशिएंसी पूरी ख़त्म कर देता है। तो आपको क्या करना है, बायो पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना है और क्या करना है जिससे आपकी पढ़ाई और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, वो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात जो है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो पहली लाइन से ही बन गए हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन बन गए हैं कि पहली लाइन में ही कुछ ऐसे कीवर्ड्स लिखे हैं और उनसे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। ऐसे हमने पास्ट ईयर में क्वेश्चन देखे हैं। तो एक भी लाइन आपको छोड़नी नहीं है। अगर आपसे पॉसिबल हो रहा है तो आप पूरी एनसीईआरटी अगर याद कर पा रहे हो तो एनसीईआरटी याद कर लो। मेरे साथ एक केस था, मेरे एक स्टूडेंट का केस था कि उस स्टूडेंट ने बायो में 330 के अप्रॉक्स मार्क्स स्कोर किए थे, उससे ज़्यादा ही मार्क्स स्कोर किए थे। और उसने मेरे को बताया था, जब मैंने उसे पूछा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ी है, तो उसने बताया कि कम से कम उसने नहीं भी तो 30 से 35 टाइम्स एनसीईआरटी रीड करी है। ले दे के उसने एक तरह से पूरा एनसीईआरटी जो है वो रट लिया होगा, वो याद कर लिया होगा। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपको लाइन एक एक लाइन इंपॉर्टेंट याद है और हर एक लाइन इक्वली इंपॉर्टेंट है। कुछ लाइनें छोड़ के जहां पर आपको पता है कि वो आपसे बातें कर रहा है, एनसीईआरटी आपसे बातें कर रहा है, उन लाइन को छोड़ दीजिएगा। बाकी जो लाइन है किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है, किसी टॉपिक के बारे में कुछ पॉइंट्स बता रहा है। इवन मैं अगर बात करूं कि कहीं कहीं पे अगर लिखा होता है कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, या फिर ऐसा लिखा होता है कि ऑल एनिमल्स, तो ये सारे की पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है, कभी भी हम क्लासिफाई कर रहे हैं किसी चीज को, जैसे मैं आपको बताता हूं फंजाई का क्लासिफिकेशन होता है और फंजाई का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हो रहा है ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और वहां पर बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वहां पर उनको नहीं समझ में आता कि यार क्लासिफाई तो कर दिया, उनको 3 क्लास याद होते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का। ऐसी में अगर बात करूं आर एच विटेकर का, आपने पढ़ा होगा, तो आर एच विटेकर में जो उसने 5 किंगडम बनाए हैं, 5 किंगडम क्लासिफाई किए हैं, तो वो क्लासिफाई जो किए हैं वो किस बेसिस पे किए हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर आप गलतियां करोगे और यहां पर आप वो वर्ड्स या वो स्टेटमेंट भूल जाओगे कि क्या रीजन था क्या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आता हूं, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारे लेबल डायग्राम। तो लेबल डायग्राम, जैसे मैं अगर बात करूं आपको, ओव्यूल का डायग्राम है, एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है, और जो प्रो एम्ब्रियो वगैरह है, और अगर मैं सीड की बात करता हूं कि डाइकॉट सीड है, मोनोकॉट सीड है, तो इनमें जो लेबल करे गए हैं, ठीक है, और मोनोकॉट सीड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब उसकी लेबलिंग की बात आती है। ठीक है, तो आप जब देखोगे तो कोई भी डायग्राम अगर लेबल किया गया है तो उस लेबल डायग्राम को आपको ध्यान देना है। और एक पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन करा नहीं है, जो टेबल्स हैं आपके पास, जितने भी टेबल्स हैं, जिन टेबल्स में डाटा दिया हुआ है, जैसे सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर, सेल बायोलॉजी वाले में, बायोमोलिक्यूल्स वाले में जो आपको टेबल दिया हुआ है, और हर टेबल में जो, जैसे आप पहले अगर चैप्टर था, एक स्ट्रैटेजी वाला चैप्टर था प्लांट स्ट्रैटेजी के लिए, तो उसमें भी कुछ टेबल्स दिए हुए थे। तो वो टेबल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पे भी आपको टेबल्स दिखते हैं तो उनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक दो बार आपको देखना है उस टेबल को, क्योंकि उसमें से डाटा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो एग्जाम्पल्स के लिए आपको बहुत दिक्कतें आती है, तो एग्जाम्पल्स के लिए मैनोमिक्स आपके पास कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, या फिर किसी किसी बच्चे ने बना रखे होंगे, या फिर ट्रिक्स अगर होगा तो ट्रिक्स मैं भी आपको बता दूंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने ही रखने, एग्जाम्पल्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल वो चीज है जो किसी ना किसी टॉपिक से एग्जाम्पल डायरेक्ट उठ के आएगा ही आएगा। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल्स के चांसेस होते हैं वो मॉर्फोलॉजी और एनिमल किंगडम से पूछे जाते हैं, प्लांट किंगडम से भी पूछे जाते हैं, लेकिन सिंस प्लांट किंगडम में कुछ टॉपिक को थोड़ा सा कट किया है हल्का सा, तो उस वजह से उसमें उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन उसमें भी अगर एग्जाम्पल हैं तो एग्जाम्पल आपको रीड करने ही करने हैं, याद रखने एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कोई भी एग्जाम्पल आपको छोड़ना नहीं है।
नेक्स्ट मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो एटलीस्ट आपका 60% जो सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर से ही कवर हो जाता है। अगर आपने मान लीजिए सब चैप्टर को नॉर्मली रीड किया है और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए हैं, तो ध्यान दीजिए आपके 60% आना फिक्स है। 60% आप समझ ही सकते हो कि 400 प्लस मार्क्स आपके क्लियरली हो जाएंगे, क्लियरली आपके हाथ में ग्रैब हो जाएंगे 400 प्लस मार्क्स। और ये चीज ध्यान देना कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं या किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्या टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे हम बताते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करूं फ्लो चार्ट की। अगर कहीं पे भी फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस में फ्लो चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट। और साथ में ध्यान देना कि कहीं पे भी अगर ग्राफ्स दिए हुए हैं तो ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ में भी ग्राफ दिया हुआ है, ग्रोथ वाले चैप्टर में, प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व अगर आपको याद है तो वहां पर भी उन्होंने दिया हुआ है। तो ये चीज ध्यान देना कि वो जो ग्राफ्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपके उसमें ग्राफ इतना ज्यादा, बायो में ग्राफ इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं कि अगर वहीं पे ग्राफ के साथ कुछ इक्वेशन दिया या कुछ फॉर्मुलाज दिए हुए तो वो भी हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो में वैसे भी मैथ नहीं होती और अगर उसमें फॉर्मूला दिया है तो उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। वही मैंने आपको मेंशन किया कि अगर कोई भी आपके पास इक्वेशन आ रही है या कोई भी आपके पास फॉर्मूला आपको दिख रहा है अगर एनसीईआरटी में, तो उसको आप रट लीजिएगा, उसको लिख लिख के याद करिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो साइंटिस्ट के बारे में, जो इनिशियल किसी भी यूनिट के शुरुआत में जो साइंटिस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, उस साइंटिस्ट में उसकी कुछ प्रॉपर्टी या उसको कब नोबेल प्राइज मिला है कब नहीं, उसको किस नाम से स्टेट किया जाता है, उसने कहां डेवलपमेंट किया है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिसेंट के ईयर में देखा गया तो उससे क्वेश्चन पूछे गए, तो वो चीज आप ध्यान दीजिएगा जरूर, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके, अगर मैं आपको बोलूं तो आपने एनसीईआरटी में फिर कुछ नहीं छोड़ा, कहने का मतलब आपने एनसीईआरटी में एक एक चीज पढ़ ली है। नेक्स्ट उसके बाद मैं फाइनल बात बता रहा हूं आपको कि फाइनल बात क्या है, कि ये चीज ध्यान देना, कोई भी बच्चा जो जिसको नहीं ध्यान देता है वो है समरी। समरी को बच्चे कभी बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि हमने चैप्टर पढ़ लिया अब समरी क्या, लेकिन समरी में आपको कुछ कुछ लाइन, कुछ कुछ वर्ड्स और कुछ डेफिनेशन ऐसी मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे उस चैप्टर के किसी भी पॉइंट पे या किसी भी पैरा पे नहीं मिलेगी। तो वो आपको समरी जरूर पढ़ना है, क्योंकि समरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे ही जो मे बी पुराने ईयर्स में पूछा गया होगा या आने वाले सालों में पूछेंगे, और समरी बच्चे जानबूझ के छोड़ते हैं। और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, उसमें सिलेक्शन नाम की कोई चीज नहीं, उसमें रिजेक्शन नाम का ज्यादा है, क्योंकि वहां पर हमें सिलेक्ट नहीं करना, हमें वहां पर रिजेक्ट करना है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को। तो पक्का वो सिली मिस्टेक आपसे जरूर करवाएंगे, सो दैट जो बिल्कुल पंचुअल बच्चा है, जो बिल्कुल ध्यान दे रहा है, हर एक पॉइंट पे ध्यान दे रहा है, वही बच्चा स्कोर कर पाए और वही सक्सीड हो पाए। लास्ट पॉइंट में आपको एक और बता रहा हूं कि बच्चे हमेशा लास्ट में ये गलती करते हैं कि अभी हम ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं, वो चैप्टर पढ़ते हैं। तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो मैं आपको समझाता हूं। हमेशा जो आपको लगे टफ चैप्टर, उसको आप पहले निपटा लो, पहले खत्म कर लो टफ चैप्टर को, क्योंकि जब एग्जाम के कुछ दिन बचे होंगे, जब एग्जाम बिल्कुल नियर होगा, तब अगर आप वो टफ चैप्टर उठाते हो तो आप या फिर वो टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना पढ़ के, या फिर आप उसमें स्कोर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बिल्कुल टेंशन में पड़ोगे। तो टफ चैप्टर्स को अभी क्लियर कर लें, अभी आपके पास 20 डेज बचे हैं, उसमें आप आराम से कर सकते हो। अभी आप टफ चैप्टर को क्लियर करो, उसके बाद आप इजी चैप्टर आपने कई बार पढ़ा होगा, या फिर मैं आपको बताऊं कि 11th में जैसे आपके इनिशियल चैप्टर हैं, 12th में जो आपके इनिशियल चैप्टर हैं वो आपने पक्का पढ़े होंगे। जब आप स्कूल गए होंगे तो आपने पहली बार वही चैप्टर्स पढ़े होंगे, तो वो आपके उसमें दिमाग में पहले से ही वो चैप्टर्स होंगे। लेकिन अगर आप जो मिडल के चैप्टर्स होते हैं या लास्ट के चैप्टर्स होते हैं, उसी में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर वो चैप्टर्स अभी आप कर लेते हैं तो आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। और मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप दोनों बुक को पैरेलली पढ़ो, अभी इन दिनों दोनों बुक को पैरेलली पढ़ो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11th पे फोकस कर रहे हो या सिर्फ 12th पे फोकस कर रहे हो। आप 11th का एक चैप्टर उठाओ, आप 12th का एक चैप्टर उठाओ, दोनों चैप्टर उठाओ और दोनों देखो। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपका मन नहीं लग रहा है कि एक चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, हमें बोर लग रहा है, तो आप पैरेलली 2 चैप्टर भी उठा सकते हो कि एक चैप्टर कुछ हाफ पढ़ लिया हमने, फिर दूसरा चैप्टर वो भी हाफ पढ़ लिया, फिर इवनिंग में आप पढ़ रहे हो, सेकंड टाइम आप जब आप पढ़ रहे हो तो पुराना हाफ दोनों का हाफ हाफ पढ़ लो, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सिंगल डे में आप 2 चैप्टर किसी भी हाल में कंप्लीट कर लोगे। तो बस यही सब बातें हैं, बाकी ऑल द